If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of refraction of light. So इससे पहले हम लोग पहला पार्ट, हाँ इसका पहला पार्ट बन चुका है। आप लोग उसको बहुत बच्चे देख चुके हैं और जो बच्चे नहीं देखे हैं आप लोग उसको देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। उसमें हम लोग बच्चों ग्लास स्लैब तक जैसे रिफ्रैक्शन होता है हम लोग वो कवर किए थे। ठीक है, बहुत सारा चीज़ हम लोग कवर किए, इंट्रोडक्शन जो भी है फर्स्ट पार्ट में सब है। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म मैं यहाँ पर ट्रायंगल जैसे बनाई हूँ, आप लोग भी जब डायग्राम बनाओगे प्रिज्म का तो ट्रायंगल टाइप ही बनाओगे, और जब आपके टीचर्स आपको लैब लेके जाएंगे तो आप लोगों को पर्टिकुलरली वहाँ पर प्रिज्म दिखाया जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर को और अच्छे से स्टडी करने के लिए, ये चैप्टर का बोर्ड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ये ओसवाल का बुक ले सकते हो। बच्चों देखो ये लेटेस्ट एडिशन बुक है, मैं यही बुक रिकमेंड करूँगी, आप लोग ये बुक ले सकते हो। आईसीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 10th फिजिक्स, इसमें आपको इस साल का पेपर भी सॉल्व करके मिलेगा, मतलब इस साल फिजिक्स का जो क्वेश्चन आया था वो विद सोल्यूशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर का इसमें बोर्ड्स में जैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं अलग अलग साल में, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क, तो आप लोग वहाँ पर मतलब ये बुक खरीद के आप लोग अपना चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फिजिक्स का बुक है वैसे केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, इंग्लिश जो भी आप लोग को बुक्स लेना है बच्चों, आप लोग कहाँ से ले पाओगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर तुरंत आप लोग क्लिक कर मतलब वहाँ पर आप लोग घर बैठे बैठे बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ व्हाट, थ्रू अ प्रिज्म। तो बच्चों प्रिज्म से कैसा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब प्रिज्म तो देखो मेरे पास है नहीं, आपको लैब में ही देखने को मिलेगा प्रिज्म क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रिज्म बच्चों ट्रांसपेरेंट सा रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, जैसे कांच दिखता है ना वैसे प्रिज्म दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार अपन देख सकते हैं। और प्रिज्म में टोटल 5 सरफेस होते हैं, 5 प्लेन सरफेस होते हैं। यहाँ तो आप लोगों को 1 2 3 चलो ये तो भाई मैं पेपर में बनाई हूँ तो आप लोगों को नहीं दिख पाएगा, लेकिन मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ। अगर आप लोग देखिए हो लैब में तो बढ़िया है, वरना मैं यहाँ पर एक फ़ोटो शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग प्रिज्म देख सकते हो। इसमें टोटल 5 प्लेन सरफेस होते हैं विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इसमें होता है, मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा, अब जो आप लोग देख चुके होगे तो आप लोगों को आइडिया होगा। कांच का बेसिकली बना रहता है, और जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर देखो, इसमें 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है। मतलब जो प्रिज्म होता है ना उसमें ट्रायंगल वाला सरफेस आपको 2 जगह मिलेगा, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है और 3 होता है रेक्टेंगुलर सरफेस, 3 होता है रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, आप लोग जब हाथ में प्रिज्म को पकड़ोगे तो आप लोग वहाँ पर देखना। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेन 3 रेक्टेंगुलर 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं प्रिज्म बनाई हूँ पेपर में तो भाई ऐसे ही बनेगा ट्रायंगल जैसा, उसमें से ये जो एंगल है ना वो एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं हम लोग, एंगल ए करके बोलते हैं, एंगल ऑफ द प्रिज्म। और बाकी रिफ्रैक्शन जो आप लोग कॉपी में जब भी आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में जो बनाओगे ट्रायंगल जैसा बना के, मतलब जब आप ये प्रिज्म बनाओगे तो ये सरफेस ए बी और ये बी और ये ए सी, ये 2 सरफेस इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, 2 सरफेस इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन यही 2 सरफेस से होता है। ठीक है, अब देखोगे तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हूँ, तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म कैसे हो रहा है हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए ना एक मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट को कंसिडर किया गया, मतलब बहुत सारे आपको पता है ना सनलाइट जो होता है वो पॉलीक्रोमैटिक होता है, उसमें 7 लाइट्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक लाइट को हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट करवाएंगे, तो आप लोग नॉर्मली यही समझो कि हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं एक लाइट को। तो मैं इसका यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, देखो आप लोग सब चीज़ जब भी बनाओगे एग्जाम में तो भाई पेंसिल, नो पेन, मैं तो चलो यहाँ पर टाइम वाइम लगेगा बोल के आपको पेन से बता रही हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में जब भी बनाओगे जब भी प्रैक्टिस करोगे तो पेंसिल यूज़ करना, वरना टीचर्स बताएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। रिफ्रैक्शन किधर से होगा, ये सरफेस और ये सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, ये 2 सरफेस से। 1 मिनट रुकना। ओके ठीक है, अब बच्चों देखो हम लोग रे ऑफ लाइट को यहाँ पर स्ट्राइक करवाएंगे ए बी में, मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सपोज ऐसे जाएगा, सपोज ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इंसिडेंट लाइट। देखो मैं कैसे बना रही हूँ। उसके बाद हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे, तो नॉर्मल कुछ इस टाइप से खींच लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्मल बना देती हूँ। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है मतलब हवा से, ये एयर है बाहर में, अंदर में कांच है, तो रे ऑफ लाइट अभी स्ट्राइक कर रहा है ए बी। ठीक है बच्चों, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बना दिए, ये बाहर में हवा है और ये कांच है।
और रे ऑफ लाइट जो है वो ए बी सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है। बहुत सिंपल है ये। अब सपोज ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है। आपके बुक में I1 I2 करके दिया है, मैं नॉर्मली आई लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखी हूँ पता नहीं मेरे को, I1 लिखी हूँ तो आई लिखी हूँ, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, बिकॉज दोनों को कंपेयर करोगे तो हवा रेयरर है और ये जो क्या बोलते हैं कांच है वो डेंसर मीडियम है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो आप लोग बोलोगे कि इसका तो रास्ता ये था जाने का, ये जो रे ऑफ लाइट है इसको तो ऐसे चले जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके इट विल मूव टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बैंड होके जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से नॉर्मल की तरफ बैंड होके जाएगा ऐसे। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाया R ले लो, R1 ले लो इसको, ठीक है, R1 ले लो, ये एंगल को R1 ले लो और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। नाउ अब ये रे ऑफ लाइट है वो AC साइड को स्ट्राइक कर रहा है। अब यहाँ पर ये एयर से कांच से हवा की तरफ जा रहा है। जब ये कांच से हवा की तरफ जाएगा तो भाई इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पर भी थोड़ा नॉर्मल बना दे रही हूँ। और देखो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे कि आप जब प्रैक्टिस करोगे अपने बुक में भी देखोगे तो दोनों का नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे वाला नॉर्मल और अभी जो नॉर्मल बनाओगे ना ये लोग एक दूसरे को इस टाइप से मतलब एक दूसरे के पास पास रहते हैं तो ये ईजी हो जाता है ना। बच्चों लोगों को लगता है कहाँ से क्या नॉर्मल बना है, उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, बहुत जगह तो ऐसे कट क्रॉस करके दे देता है, वो छोड़ो। नाउ दिस रे ऑफ लाइट इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो ये अब इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे नहीं जाके इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर मतलब टूवर्ड्स द बेस ये मूव करके जाएगा, थोड़ा इस टाइप से ये जाएगा ऐसे। टेढ़ा हो गया यार मेरा लाइन, तो हाथ हिल गया मेरा, चलो कोई बात नहीं। अब ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट हो गया। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो यहाँ पर नॉर्मल से अंदर की तरफ सपोज R2 एंगल बना रहा है, कुछ तो एंगल बनाता ही होगा ना क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे ही बना रहा है, तो हमने यहाँ पर उसका नाम R1 दे दिए, यहाँ पर R2 दे दिए। अब लास्ट में जो रे ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है लास्ट में प्रिज्म से, मतलब यहाँ से एंटर किया था और आखिरी में पूरा रिफ्रैक्शन करके जो बाहर निकल रहा है उस रे ऑफ लाइट को बोलते हैं इमर्जेंट रे ऑफ लाइट या फिर नॉर्मली इमर्जेंट रे आप लोग बोल सकते हो। अब इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 R2 दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, E हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, नाम याद रखना है। और यहाँ पर ये जो A है वो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। अभी हम लोग अगर आप लोग देखोगे अभी नॉर्मली तो ये जो इंसिडेंट रे है इसको नॉर्मली जाना था ऐसे सीधा, लेकिन ये कितना मुड़ गया ना, डेविएट हो गया अपने ओरिजिनल रास्ता से। इसको जाना था ऐसे लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ये ऐसे मुड़ के ये ऐसे जा रहा है, तो ये बच्चों थोड़ा सा एंगल ये डेविएट हो गया, मतलब कि इतना एंगल डेविएट होगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आप लोग यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करोगे, बिकॉज ये जा ऐसे रहा था लेकिन ये ऐसे करके मुड़ गया, तो ये कितना एंगल मुड़ गया उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब पहला एंगल ऑफ डेविएशन, फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये इंसिडेंट रे को जाना ऐसे था लेकिन वैसे मुड़ के जा रहा है, तो कितना मुड़ा, Δ1, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं और बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये रिफ्रैक्टेड रे या फिर आप लोग बोलोगे ये जो लास्ट में जो इमर्जेंस रे निकला एकदम आखिरी में, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला जो रे निकला है यहाँ से, अब आप लोग कंपेयर करो। अब जैसे कि ये रे यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, इसका नाम दे दो तो ईजी रहेगा बच्चों, P, ये पॉइंट को दे दो आप लोग, इसको दे देते हैं O से दे देते हैं, ठीक है, O, ये पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q और इस पॉइंट को R दे दो, ठीक है। अब ये जो रे है, ये जो PQ रे है, ये वाला रे है, अब ये रे यहाँ से रिफ्रैक्शन होके ये इस टाइप से गया, लेकिन हम लोग को क्या लग रहा है कि ये जो रे है वो यहाँ से आया है, कहाँ से आया है, ऐसे करके इधर से आया है, क्योंकि ये ऐसे चला गया ना, हम लोग को लग रहा है ये यहाँ से आ रहा है। ये इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ मैं M, इस पॉइंट को मैं M नाम दे रही हूँ, ठीक है, M नाम दे रही हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आप लोग खुद ध्यान दो, ये जो QR रे है ऐसा नहीं लग रहा है ये यहीं से MQR ये रास्ता ट्रैवल करके आया है, लेकिन क्या ये ऐसे आया है, नहीं आया है, ये PQ ऐसे आ रहा था, इसको जाना चाहिए था ऑब्वियसली दूसरा रास्ता, लेकिन ये डेविएट होकर ये इतना मुड़ के रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऐसे निकला, लेकिन देखोगे तो लगेगा ये जो रे है पक्का वो ऐसे आया होगा। तो रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल मुड़ा, आप लोग यहाँ पर जो ये एंगल बनाओगे इतना पता चल जाएगा आपको कि ये इतना एंगल मुड़ा है, मतलब इसका यहाँ पर सेकंड डेविएशन हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन Δ2। ये पहला एंगल
अब डेविएशन जो कि हम इंसिडेंट रे का निकाले, ऐसा लग रहा है ना इंसिडेंट रे OPM ये रास्ता ट्रैवल करता है, लेकिन ये रास्ता ट्रैवल नहीं करके इंसिडेंट रे OP में जाते ही वो P के जैसे P को स्ट्राइक किया वो डेविएट होके ये रास्ता कवर करा, ठीक है। तो यहाँ पर वो इतना एंगल डेविएट हुआ। अब ये जो PQ रे है, जब वो Q पॉइंट में स्ट्राइक किया तो हम लोग को लग रहा था कि शायद वो अलग रास्ता में निकलेगा, लेकिन वो मुड़ मार के वो इस रास्ते में QR को वो फॉलो किया है, और देखने से लग रहा है कि MQR मतलब ऐसे वो रे ट्रैवल कर रहा है। तो वो कितना एंगल डेविएट किया है, Δ2। अब आप लोग जो ये इंसिडेंट रे को आगे निकालोगे, जो प्रोड्यूस कर रहे हो फॉरवर्ड, और ये जो लास्ट का इमर्जेंट रे इसको जो आप लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, जो कि है पूरा एंगल ऑफ डेविएशन। ये Δ1 था, ये Δ2 था, और ये था एंगल ऑफ डेविएशन जो कि प्रॉपर डेल्टा है, मतलब टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डेल्टा है, ठीक है। अब आप लोग को याद होगा, आप लोग ये पढ़ते हो सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। दो इंटीरियर एंगल को ऐड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर मैं ये ट्रायंगल देखूंगी MPQ, यहाँ पर दो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब ये पूरा रिफ्रैक्शन हुआ है प्रिज्म से, टोटल कितना डेविएशन हुआ है, ठीक है, टोटल कितना डेविएशन हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ लिख दिए हैं। और अभी तो आपके चलो कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको और ये पता चलेगा कि ये I प्लस E मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, ये A प्लस ये जो यहाँ पर डेल्टा बनेगा, ये जो यहाँ पर डेल्टा बनेगा, ठीक है, जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है वो। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेविएशन कहाँ से आया, ये वाला जगह से, ये जगह से डेविएशन आया। दैट मीन्स एंगल I प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म प्लस ये, एंड डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो डायग्राम है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले का, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैम आपको क्या चीज़ के बारे में बताने वाली है। सो बच्चों, हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का कोर्स है। अगर बच्चे इसमें एनरोल करते हैं तो क्लास 10th का आपके बोर्ड्स में जिस हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, आपको सिमिलरली उसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ें और पूरा पर्टिकुलर वे से इस कोर्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इससे पहले हम लोग जब अभी के जो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में गए हैं, व्हेन दे वेर इन क्लास 9 स्टैंडर्ड 9th, उस समय भी हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए थे, एंड वो ऐसे ही था, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स था। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करे हैं और बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस कोर्स को लेके, क्योंकि हम लोग देखो साल भर मैं बच्चों को पढ़ाई हूँ। अभी लास्ट में जब उनका एनुअल एग्ज़ाम का रिपोर्ट आया और बच्चे और उनके पेरेंट्स खुद भी बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख रहे थे, इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चे इतने खुश हैं केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स से, वो लोगों का इतना केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ा है, इतना वो लोग इम्प्रूव किए। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था उनको इंटरेस्ट डेवलप हो गया, सोचो उनमें केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत अलग तरीके से पढ़ाए थे। कैसे पढ़ाए थे बच्चों? हम लोगों का मतलब मैं अपना बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना ही बात कर रही हूँ। कैसे पढ़ाए थे? अब यहाँ पर भी आप लोग उसी हिसाब से पढ़ोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग ये कोर्स पे लाइक एडमिशन ले लेते हो, एनरोल कर लेते हो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में, तो बच्चों आपको जितने भी चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री का कंटेंट्स में दिया गया है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना, 12th तक चैप्टर है, फिर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर होंगे। देखो बुक अलग अलग हो सकता है, मैं यहाँ पर मेन जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है कॉन्साइज केमिस्ट्री। कॉन्साइज केमिस्ट्री उसका भी आप लोगों को मैं बता दूंगी, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा देती हूँ। और बच्चों को पता है कि मैम भाई केमिस्ट्री का ये कॉन्साइज केमिस्ट्री ही यूज़ करती है, ठीक है। सो वो मेन बुक है। आपके स्कूल में हो सकता है भाई कि अलग अलग बुक हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, लेकिन टॉपिक सेम होता है। अब मैं जब क्लास 9th में केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च की क्लास 9th के लिए, तो मैं थोड़ी ना अलग अलग हर स्टूडेंट का बुक को मंगा के पढ़ाई, नहीं, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है बच्चों, बिकॉज मुझे बच्चों
बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना है, बेस्ट से बेस्ट नोट्स बना के देना है। तो मैं खाली एक बुक फॉलो नहीं करती, मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं। 10th में भी मैं बहुत सारे बुक्स फॉलो करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। उसी को मिला जुला के मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा वो चैप्टर का वीडियोस। एक बार में सारा वीडियोस नहीं दिखेगा, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आपके स्कूल में टीचर्स एक बार में सब चैप्टर पढ़ा देते हैं, नहीं ना। तो ये भी बच्चों एक टाइप का कोर्स है, इंटेंसिव कोर्स है, ओके, केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। इसमें आप लोगों को एक एक करके चैप्टर्स के वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन बेस्ट पॉजिटिव पार्ट क्या है ना, आप लोग अपने स्पीड से पढ़ सकते हो। स्कूल में, ट्यूशन में आप लोग टीचर जो बोल रहे हैं सुने, फिर आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, घर तक आए, घर आए तो और थोड़ा भूल गए, ट्यूशन गए तो और थोड़ा भूल गए, दूसरा दिन तक तो बहुत सारी चीज़ आप भूल जाते हो। लेकिन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव में आप लोग वो वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको फिर से रिपीट करके आप लोग देख सकते हो, जितनी बार आपका मन चाहे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बच्चे जब रिवाइज करते हैं ना, अभी कुछ बच्चे मुझे बताए कि मैम हम कैसे रिवाइज करते थे, आपका वीडियो हम लोग प्ले कर लेते थे, चालू रखते थे और अपना जैसे कि खाली रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो अपना बस एक बार देख लेते थे उसको, या कुछ काम कर रहे हो और आपका वीडियो चालू रहता था तो हम लोग को सुनाई देता था आप क्या क्या बोल रहे हो, और हम लोग को उसी हिसाब से रिवीजन हो जाता है। मतलब अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग तरीके से वीडियोस देख के अपना इम्प्रूवमेंट करे हैं। केमिस्ट्री में तो बच्चों बहुत ही अच्छा उनका मार्क्स आया है। मैं सामने में शेयर कर दूंगी बच्चों का फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे, जो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लिए थे, ये उनका फीडबैक है। वही बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा, उनके पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट किए कि मैडम क्लास 10 के लिए भी आप ऐसे एक कोर्स निकाल लीजिए, बच्चों का बहुत भला होगा। सीरियसली ये वर्ड यूज़ करें। सो बच्चों, दिस इज़ केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। सो दिस इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे भी एनरोल कर चुके हैं, बट जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, दिस कोर्स इज़ फॉर यू पीपल। केमिस्ट्री कोर्स है ये। आप लोग अगर एनरोल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। कैसे? एक तो आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, आप लोग अपने तरीके से, आपका अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोज़ को देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। दूसरा, मैं आपको मतलब चैप्टर, हर एक चैप्टर के बाद ना बोर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। मतलब उस समय जितना बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं एक बार क्वेश्चन दे दी तो हो गया, नो। मैं बीच बीच में बहुत बार क्वेश्चंस देती हूँ। वीकली एक दिन क्लास हम लोग रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वीकली एक दिन मैं बोल दी तो मैं एक दिन ही रखूँगी डाउट क्लियरिंग क्लास। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मुझे टाइम मिल रहा है, सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और बच्चों से बात करके, मैं हफ्ते में बहुत बार बीच में क्लास भी रख देती हूँ। लाइक समटाइम्स 4 to 5 days इन अ वीक हो जाता है क्लासेस, ओके। सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। एग्जाम में टू द पॉइंट कैसे आंसर लिखते हैं, कोई टॉपिक से कितने मार्क्स का, किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, 10 years क्वेश्चंस, वर्कबुक, उससे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब मैं उससे भी आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, आंसर आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या लिखते हैं। मतलब बोलने का मतलब है ओवरऑल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करवाऊंगी। मैं तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके लगी हुई हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। बस यही है कि आप लोग ये कोर्स लेते हो तो आप लोग भी उतने ही मेहनत के साथ पढ़ना, ओके। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टू एनरोल इन दिस केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव फॉर क्लास 10th ICSE, सो लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो लिंक से आप लोगों को जो भी कोर्स का फीस है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लोगों को जानना है, वो लिंक के थ्रू आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ भी आपके अंदर क्वेरीज है रिलेटेड टू कोर्स या जो भी, तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों का जो भी क्वेरीज है सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव, बाय। ओके, नाउ एंगल ऑफ डेविएशन को आप कैसे क्या बोलते हैं डिफाइन करोगे? बहुत सिंपल है बच्चों। देखो मैं जो आपको बताई यहाँ पर, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उसको मैं प्रोड्यूस करी ना आगे की तरफ डॉटेड लाइन देके, और जो लास्ट वाला जो इमर्जेंट रे था उसको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करी। ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर वही है, इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन इंसिडेंट रे इज प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे इज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। सिंपल। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी इमर्जेंट रे ऑलवेज बैंड टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, वो आप लोगों को मैं जब बना रही थी तभी बता दी थी कि लास्ट में जो इमर्जेंट रे निकलता है, ये देखना, ये प्रिज्म का बेस है, तो लास्ट में जो आप लोग रे निकालते हो वो नीचे थोड़ा झुका के निकालते हो, क्योंकि वो ऐसा होता ही है बच्चों, वो बेस की तरफ झुक के थोड़ा सा जाता है, ठीक है।
और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब यहाँ पर ये आप लोग पढ़ोगे आगे, इसका एक वो है, मैं आपको बता ही देती हूँ। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट भी नहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है, 2 मिनट भी नहीं रुकना पड़ेगा। इसका जो मेन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग ना अभी डेविएशन के बारे में पढ़े हो, फिर आप लोग आगे एक टर्म पढ़ोगे मिनिमम डेविएशन, कम से कम डेविएशन, लाइट कितना कम से कम डेविएट करता है वो आप लोग आगे पढ़ोगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग अभी देखे हो, मैं आप लोगों को बताई हूँ कि ये जो एंगल आई है ये प्लस एंगल ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस कब, जब मिनिमम डेविएशन होगा, जब कम से कम डेविएशन होगा लाइट का, तब ये आई और ई इक्वल होगा, तब ये आई और ई इक्वल होगा। मतलब अगर बाई चांस क्वेश्चन में दे दिया है अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, बोथ आर इक्वल, अदरवाइज ये लोग इक्वल नहीं होते हैं। बस मैं यहाँ पर वही पॉइंट लिखी हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, आई इज नॉट इक्वल टू ई, एक्सेप्ट कब, जब प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हो रहा है। प्रिज्म का एक पोजीशन ऐसा बन गया है, ऐसे ऐसे तरीके से प्रिज्म को हम सेट करें हैं कि वहाँ मिनिमम डेविएशन हो रहा है, अगर वैसा है तो आई और ई इक्वल होगा, वरना आई और ई इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल्टा, डेल्टा निकालने बोल रहा है ये, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म। देखो बच्चों, इक्विलेटरल प्रिज्म अगर बोल दिया उसका मतलब आप लोग समझ जाना हर एंगल 60 डिग्री है, हर एंगल 60 डिग्री है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब समझ जाना एंगल ए 60 डिग्री दिया है। सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, एंगल ए कितना दे दिया, एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस आर 50 डिग्री 47 डिग्री रेस्पेक्टिवली, आई दे दिया है 50 डिग्री, ई दे दिया है 47 डिग्री, क्या निकालने बोल रहा है, डेल्टा। तो आप लोग अभी इसका रिलेशन पढ़े हो ना, क्या, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। सॉल्व करो, आई हो गया 50 प्लस 47 इज इक्वल टू 60 प्लस ये डेल्टा, डेविएशन, हाँ एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पर आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों का ये आएगा 97 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा। इसको सॉल्व करना, 97 से ये माइनस करोगे 37 आ रहा है, 37 डिग्री आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है, 37 डिग्री आ रहा है, ठीक है, सही करी हूँ तो मैं, ये हो जाएगा 4497 97 माइनस 60, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया बच्चों 37 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। ना व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जिससे एंगल ऑफ डेविएशन को फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ डेविएशन को फर्क पड़ता है। मतलब हम लोग देखते हैं शुरू में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, मतलब जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा डेविएशन कम होता जाएगा पहले में, और एकदम कम वैल्यू हो जाएगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद वो मिनिमम हो जाएगा। मतलब पहले जैसे कि यहाँ पर आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लियो, यहाँ पर डेविएशन है, पहले आप लोग जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे तो आप लोग देख रहे थे कि ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब डेविएशन कम होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एंगल ऑफ डेविएशन एकदम मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू एकदम कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप लोग और एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ाओगे, मतलब और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे वैल्यू, तो एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू फिर बढ़ता जाएगा। तो ये रिलेशन होता है। पहले शुरू में क्या होता है, विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, देन इट रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू, उस मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं हम लोग मिनिमम डेविएशन। आफ्टर दैट इफ वी विल फर्दर इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस वी विल सी देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस मतलब ये वाला जो पोजीशन है ना जहाँ पर सबसे कम डेविएशन देखने को मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम व्हाट, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड आई डेल्टा कर्व इन विच व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज मार्क्ड एज डेल्टा मिनिमम। मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग डेल्टा मिनिमम करके लिखे हैं, मतलब ये सबसे मिनिमम डेविएशन का वैल्यू है, मिनिमम डेविएशन का वैल्यू है। और हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो आई इज इक्वल टू ई होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब एकदम मिनिमम डेविएशन होता है तो उस समय रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस ऑफ द प्रिज्म से पैरेलल हो जाता है, वो बेस ऑफ द प्रिज्म से पैरेलल हो जाता है और मिनिमम डेविएशन में आई इज इक्वल टू ई हो जाता है। तो अगर मैं ये रिलेशन को फॉलो करूँगी, आई और ई के जगह में ऐसे से आई लिख दूंगी, ए प्लस डेल्टा की जगह में डेल्टा मिनिमम, कि 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, और यहाँ से डेल्टा मिनिमम निकालूंगी तो 2i माइनस ए। तो इसको भी हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको याद रखना, फॉर्मूला को याद रखना ज़रूरी है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। अब हम लोग एक तो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। यहाँ एक तो क्वेश्चन करते हैं, बोला है कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म दे दिया है, मतलब एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 48 डिग्री, ठीक है। कंसिडर द प्रिज्म एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मतलब यहाँ पर मिनिमम डेविएशन है, डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, यही हम लोग को निकालना है। तो अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, बस यही फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो 2 इंटू 48 माइनस 60, इसको करेंगे तो 96 माइनस 60, ये 96 आएगा। तो हाँ, उसके बाद यहाँ से 96 से 60 काटेंगे हम लोग, तो हम लोग को कितना मिलेगा, 96 से अगर हम लोग 60 काटेंगे तो हम लोग को मिलेगा बच्चों 6 और ये 36 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री मिलेगा, मतलब मिनिमम एंगल यहाँ पर हो गया 36 डिग्री। 36 डिग्री मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 36 डिग्री। क्लियर। ये हम लोग का जो पहला अभी हम लोग पढ़े ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस में डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसका पहला एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अभी दूसरा वो किस चीज़ में डिपेंड करता है, दूसरा वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ द प्रिज्म में, एंगल ए में। बोल रहा है विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ प्रिज्म डेविएशन भी बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ द प्रिज्म बढ़ेगा, ए का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे ए का वैल्यू बढ़ेगा बच्चों डेविएशन का वैल्यू भी बढ़ता है, डेविएशन का वैल्यू भी, एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है, एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। तो सिंपल सा है, ठीक है। देन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का मटेरियल में भी डिपेंड करता है। यहाँ पर बोल रहा है, मतलब मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहा है। अगर आपका प्रिज्म जो भी चीज़ से बना है, अगर उसका हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेविएशन भी ज़्यादा आएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन भी कम होगा। अब ये क्वेश्चन में देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास ज़्यादा होता है क्राउन ग्लास से, तो डेविएशन ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली फ्लिंट ग्लास में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी चीज़ का ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा डेविएशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज मोर, सो फ्लिंट ग्लास प्रिज्म विल प्रोड्यूस मोर डेविएशन एज कम्पेयर टू क्राउन ग्लास प्रिज्म। क्लियर। ओके, नाउ कलर या फिर वेवलेंथ ऑफ द प्रिज्म, कलर या फिर वेवलेंथ ऑफ द प्रिज्म। तो बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर लाइट का वेवलेंथ बढ़ता है तो डेविएशन उसका कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वेवलेंथ जो होता है लाल कलर का ज़्यादा होता है, लेकिन डेविएशन देखोगे तो लाल कलर का कम होता है। तो हम लोग यहाँ पर मेनली दो कलर को ही, ऊपर और नीचे का कलर को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं, वॉलेट एंड रेड को, है ना। आप लोग विबग्योर पढ़ते हो तो वॉलेट और रेड को कंपेयर करते हो आप लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉलेट का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेड का, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉलेट का ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेविएशन वॉलेट का ज़्यादा होगा। और डेविएशन और आपका वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है कि नहीं। अगर डेविएशन वॉलेट का ज़्यादा है मतलब वेवलेंथ उसका कम होगा। तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लोग चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। अभी पढ़ोगे आप लोग नया चीज़, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। देखो बच्चों, रियल और एपरेंट डेप्थ क्या होता है, जैसे कि आप लोग खुद देखना, जैसे कि आपके घर में टंकी हो गया, स्कूल जाते हो तो वहाँ पर टंकी देखने को मिलता है, या स्विमिंग पूल में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आप लोग देखते हो, आपको लगेगा स्विमिंग पूल में ज़मीन ऊपर ऊपर है, आप लोग सोचते हो कि ज़मीन ऊपर ऊपर में है, आप पूल के अंदर में पैर डालते हो तो एकदम अंदर घुस जाते हो। मतलब रियल में अगर पानी में आप लोग बाहर खड़े हो, आप लोग रेयर मीडियम में खड़े हो और वहाँ से आप लोग नीचे देख रहे हो, तो आप लोगों को चीज़ें हमेशा ऊंचा दिखेगा, मतलब कम हाइट में दिखेगा। आप लोगों को देखने से तो ऐसा लगेगा कि अंदर में लकड़ी पड़ा है या मछली है या फिर पत्थर पड़ा है या नीचे का जो फ्लोर है वो ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन वो रियल में उठा हुआ रहता नहीं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से आपको दिखता है कि हाँ कम इसका डेप्थ होगा, लेकिन वो रियल में बहुत गहरा रहता है, ठीक है। और मतलब आप लोग यहाँ पर इसको समझोगे, मुझे लगता है कि मुझे ना इसको डायग्राम के हिसाब से समझाना चाहिए, पेंसिल वाला। जैसे कि आप लोग ये लाइक घर में भी कर सकते हो, कांच का ग्लास लेना और इसमें पेंसिल डुबाना। सपोज़ ये आपका, मेरे पास एक तो कंटेनर है और यहाँ पर मैं पेंसिल को डिप किया, सपोज़ रियल में पेंसिल इतना अंदर आप लोग डाल के रखे हो, ठीक है। अभी सपोज़ 2 रे ऑफ लाइट को आप लोग इमेजिन करो, ये पेंसिल से 2 रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं, 2 रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर पानी से हवा की तरफ लाइट जाएगा, डेंसर से रेयर की तरफ, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो आपका आँख ये रहा, आपको कहाँ दिखेगा पेंसिल, पता है आपको कहाँ दिखेगा। अभी ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है इसको पीछे पीछे खींचो,
पीछे पीछे खींचो, यहाँ मिल रहे हैं तो आपको पेंसिल यहाँ दिखेगा। मतलब रियल में पेंसिल यहाँ था लेकिन आपको पेंसिल इतना उठा हुआ दिखेगा, समझ रहे हो। तो रियल में जो जितना गहराई में पेंसिल है, जितना गहराई जो इसका रियल वाला है उसको हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ, और नकली वाला जो आपको दिख रहा है कि बस इतना ही पेंसिल, इतना ही अंदर में पेंसिल, जब आपको नकली वाला उसका दिखता है छवि, उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट, वो डेप्थ को बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। वैसे ही पानी में सिक्का डाल के रखना, पानी में सिक्का डाल के रखना, आपको लगेगा कि सिक्का यहाँ पर है इतना ऊंचा में, लेकिन सिक्का जो कॉइन होता है वो नीचे रहता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये चीज़ देखने को मिलता है। उसी के जैसा ही सेम अगर पानी में मछली है या डाइवर है, चलो डाइवर है, डाइवर एक डाइवर है जो गोताखोर, मैं तो मछली बना दी हूँ, या मछली है जो भी है। सपोज यहाँ पर एक तो पेड़ है या एक तो आदमी है, जो भी है, ठीक है, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाई हूँ। सपोज यहाँ पर ये एक डाइवर है और यहाँ पर एक तो आदमी खड़ा है, ठीक है, जो गोताखोर होता है वो नीचे में है। अभी यहाँ से सपोज 2 रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो इतना ऊंचा है, इतना हाइट है वो आदमी का, ठीक है। यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट यहाँ टकराया, एक रे ऑफ लाइट यहाँ टकराया, ऐसे नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बना दिए। अब रिफ्रैक्शन होगा, अंदर गया लाइट और डाइवर को यहाँ पर, डाइवर को दिख रहा है। तो डाइवर जो है जब वो देखेगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो उसको वो आदमी कहाँ दिखेगा। अब ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को आप लोग पीछे 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 खींच दो, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को जब पीछे पीछे खींचोगे तो इतना, मतलब रियल में वो आदमी का हाइट इतना है लेकिन गोताखोर को वो इतना लंबा दिखेगा, इतना ऊंचाई में दिखेगा, मतलब वो दूर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वो बहुत ऊंचा में खड़ा है वो, ठीक है। ये उसका एपरेंट डेप्थ हो गया, ये हो गया उसका एपरेंट डेप्थ। तो नहीं बोलना चाहिए, तो हाइट का बात हो रहा है, नॉर्मली एपरेंट हाइट बोल दो। तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट हो, आप खड़े हो कहाँ पर, रेयर मीडियम में, और आप डेंसर मीडियम की तरफ देखोगे, आप लोग हवा में खड़े और आप लोग पानी में, कांच के अंदर देखोगे, तो आपको लगेगा एन ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में जो ऑब्जेक्ट है व्हेन व्यूड फ्रॉम द रेयर मीडियम, जब हम उसको ऊपर से रेयर मीडियम से देखते हैं तो वो हम लोग को लेस डेप्थ में दिखता है, कम गहराई में दिखता है। ये देखो, ये तो हम लोग को कम गहराई में दिख रहा है। और वैसे ही ए ऑब्जेक्ट इन दी रेयर मीडियम, एक ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, हवा में है, और एक तो अगर हम लोग उसको डेंसर मीडियम से देखेंगे तो हम लोग को वो ग्रेटर हाइट में दिखेगा, एकदम ऊंचा हम लोग को वो दिखेगा, ठीक है। तो ये 2 फिनोमिनन होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये 2 फिनोमिनन हम लोग को देखने को मिलता है। ये 2 फिनोमिनन हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से देखने को मिलता है। अब दोनों के बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रियल डेप्थ या रियल हाइट या एपरेंट हाइट या रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का क्या रिलेशन होता है बच्चों, ये रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम है, हवा में हो तो एयर यहाँ पर लिखेंगे, अगर पानी में हो, सॉरी एयर से तो कंपेयर करते ही हैं, अगर आप लोग पानी में हो तो यहाँ पर W लिख देंगे, कांच में हो मतलब कांच में कोई चीज़ देख रहे हो तो यहाँ पर हम लोग G लिख देंगे, ठीक है। So relationship between real depth, apparent depth and refractive index. So refractive index of medium with respect to air. देखो मैं क्या बोली, refractive index of medium with respect to air is equal to real depth divided by apparent depth. और आप लोगों को जो शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट इतना ऊंचाई में है, उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। जो appears to be, ऑब्जेक्ट appears to be raised या appears to be what, नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं या द शिफ्ट बाय विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, मतलब पेंसिल यहाँ पर था रियल में लेकिन आपको यहाँ दिखेगा, तो आप लोगों को जो लगेगा ना कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, तो कितना शिफ्ट हुआ है, कितना सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है, कितना मीटर ऊपर उठ गया, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों शिफ्ट। शिफ्ट कैसे निकालते हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्जेक्ट था सपोज 8 मीटर में, लेकिन आपको वो ऐसे 4 मीटर की दूरी पे दिख रहा है, तो कितना शिफ्ट हुआ, 8 - 4, 4 मीटर वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट होके दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक और रिलेशन निकाल लेंगे, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ की जगह में मैं रियल बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख सकती हूँ, बस उसको इधर उधर कर दी मैं, रियल डेप्थ बाहर कॉमन चला गया, 1 - 1 बाय, ये तो मैथ्स है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो शिफ्ट का जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस टाइप से उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इसको यूज़ करके यहाँ पर हम लोग एक तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अभी हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है वाटर पॉन्ड अपीयर्स टू बी 15 मीटर डीप, एक पानी को देखने से लग रहा है वाटर पॉन्ड को कि 15 मीटर डीप है, मतलब अपीयर्स टू बी मतलब एपरेंट उसका डेप्थ दिया है, इसका आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, ये उसका एपरेंट डेप्थ दिया है, ऐसा लग रहा है कि वो 15 मीटर डीप है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है पानी का, 4/3,
बोल रहा है एक्चुअल डेप्थ निकालो, रियल डेप्थ निकालो। तो बच्चों अभी जस्ट आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो हम लोग को एक्चुअल डेप्थ निकालना है, मतलब रियल डेप्थ निकालना है, तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ 15 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, 35 चाहिए, क्या जाएगा 20 मीटर। मतलब रियल में वो एक्चुअल में 20 मीटर की गहराई है उसकी, लेकिन वो हम लोग को 15 मीटर ऊंचा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है बस अपीयर्स टू बी। अगर लिखता है अपीयर्स टू बी रेज्ड, इतना ऊंचा उठा हुआ रेज्ड, तो वो शिफ्ट कहलाता। ठीक है, अपीयर्स टू बी रेस्ड दिखा रहता अगर, तो वो क्या कहलाता, शिफ्ट कहलाता। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 16 सेंटीमीटर। एक कॉइन है जो कि बॉटम ऑफ द बीकर में हम लोग रख दिए हैं एट अ डेप्थ ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर के डेप्थ में वो चीज़ रखा गया है। बाय वॉट हाइट द कॉइन अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन फ्रॉम वर्टिकली अबव। जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो क्या हाइट में हम लोग को वो दिखेगा कॉइन, हम लोग को वो कॉइन क्या हाइट में दिखेगा। ठीक है, हम लोग को वो कॉइन क्या हाइट में दिखेगा। ठीक है, जब हम लोग उसको वर्टिकली ऊपर से देखेंगे तो हम लोग को कितना वो ऊंचा उठा हुआ दिखेगा। अपीयर्स टू बी रेज्ड बोल रहा है, मतलब शिफ्ट निकालने बोल रहा है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। हम लोग को क्या दे दिया है, रियल डेप्थ दे दिया है, मतलब कॉइन को बोला है 16 सेंटीमीटर नीचे रखा गया, तो उसका रियल डेप्थ हो गया वो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है पानी का विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। हम लोग को शिफ्ट निकालने बोल रहा है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला, अरे यार, रियल डेप्थ 1 - 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये 16, 1 - 1 बाय ये 4, ये हो जाएगा आपका 4/3। तो इसको उल्टा कर देंगे, कुछ इस टाइप से होगा 1/4। ये बच्चों 4 आ रहा है, शिफ्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, शिफ्ट आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल इसका सोल्यूशन हम लोग करें हैं, बस सिंपल हम लोग इसका सोल्यूशन यहाँ पर करे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट। ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो कि जिससे शिफ्ट को फ़र्क पड़ता है, विच अफेक्ट्स व्हाट शिफ्ट। तो शिफ्ट बच्चों किस पे चीज़ में डिपेंड करता है। सबसे पहला वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम में। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में शिफ्ट डिपेंड करता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा शिफ्ट उतना ज़्यादा होगा डेफिनेटली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा शिफ्ट कम होगा। थिकनेस ऑफ द मीडियम जितना थिक होगा उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा डेफिनेटली बच्चों, ये चीज़ तो है। और जितना थिन मीडियम होगा उतना कम शिफ्ट होगा। तीसरा कलर और वेवलेंथ में, मतलब यहाँ पर बोल रहा है शिफ्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो शिफ्ट कम होगा। जैसे कि वेवलेंथ आपको पता है रेड लाइट का ज़्यादा रहता है वेवलेंथ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उल्टा रहेगा और शिफ्ट भी उसका उल्टा ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है जैसे कि वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इज मोर एज कम्पेयर टू रेड कलर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो शिफ्ट विल बी मोर फॉर वॉयलेट लाइट एज कम्पेयर टू रेड लाइट। तो ऐसे आप लोग रिलेट करके इसको समझ सकते हो। ठीक है, नाउ अभी आप लोग जो नया चीज़ देखोगे वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल समझाने के लिए ना यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है, उसको पहले समझते हैं फिर क्रिटिकल एंगल हम लोग समझेंगे। ठीक है, नॉर्मली देखोगे तो क्रिटिकल एंगल को हम लोग IC करके भी लिखते हैं, क्रिटिकल एंगल। सपोज, और उसका ना कुछ कंडीशंस होता है कि रे ऑफ लाइट शुड ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर से रेयरर मीडियम। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल करना चाहिए अगर आप क्रिटिकल एंगल या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब सपोज आपके पास यहाँ पर ऐसे कांच और हवा का कॉम्बिनेशन है या फिर कांच और पानी या हवा का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, या एयर है या ग्लास है। अब आप लोग देखो रे ऑफ लाइट यहाँ पर जा रहा है या स्ट्राइक किया ग्लास से, ये मतलब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, ये एंगल I बना रहा है कि क्या हो जाएगा, क्योंकि डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर नॉर्मल रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल और वह रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है मतलब ये जो एंगल I है डेफिनेटली इसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो क्रिटिकल एंगल एक वैल्यू रहता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्रिटिकल एंगल जो आप लोग पढ़ते हो ना कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वैल्यू रहता है, मतलब पानी का अलग है,
कांच का अलग है, डायमंड का अलग है, फ्लिंट ग्लास का अलग है, ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ रहते हैं क्रिटिकल एंगल का अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो गया मतलब डेफिनेटली एंगल आई जो है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल है। मतलब कांच का जो भी क्रिटिकल एंगल है, मतलब सपोज कांच का क्रिटिकल एंगल है, कांच का ग्लास के लिए 42 डिग्री सपोज, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट ट्रैवल किया और यहाँ पर नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है मतलब एंगल आई जो है दैट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। मतलब पक्का यहाँ पर जो एंगल आई जो है वो 42 से कम होगा, पक्का वो 30 या 40 ऐसा में वो स्ट्राइक कर रहा है, तभी जाके वो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो गया। अब सपोज आई इज इक्वल टू वॉट, सी सेकेंड कंडीशन है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू वॉट, एंगल क्रिटिकल एंगल जिसको हम IC करके भी लिखते हैं। सपोज 42 डिग्री है कांच का और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मतलब जो इंसिडेंट रे जाके स्ट्राइक कर रहा है, सपोज वो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 42 डिग्री है विच इज़ इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो जा रहा है तब रिफ्रैक्शन कैसे होगा, रिफ्रैक्शन ऐसा होगा कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री रहेगा। मतलब आप लोग देख रहे हो रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ अगर 90 डिग्री बना रहा है दैट मीन्स आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो गया है। एंगल आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होने से क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाता है और वो नॉर्मल से कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। और थर्ड अगर आप लोग देख रहे हो एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर थर्ड में एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जा रहा है, अगर थर्ड में देख रहे हो, थर्ड केस में अगर कांच का जो क्रिटिकल एंगल है 42, सपोज एंगल आई आया और वो 50 डिग्री में स्ट्राइक किया, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बना के वो स्ट्राइक किया और रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो पूरा रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट, जैसे कि आप रिफ्लेक्शन पढ़ते थे ना, हाँ वैसे ही क्या होगा यहाँ पर, जब एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम, कांच या जो भी आप लोग ले रहे हो, तो वहाँ पर और रिफ्रैक्शन नहीं होगा, दूसरा मीडियम में लाइट अलग रास्ता लेके नहीं जाएगा, उसी मीडियम में वो टकरा के वापस आ जाएगा और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हम लोग जो क्रिटिकल एंगल पढ़ रहे थे, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री दिखा, तो कब दिखा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction is 90 degree। ठीक है, angle of refraction is 90 degree। Now relationship between critical angle and refractive index। अब दोनों के बीच का रिलेशन भी पढ़ लेते हैं। अब देखो पंचायत याद आ गया मेरे को। अब देखो यहाँ पर, हाँ अब डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है और आर दिया 90 डिग्री। अगर आर 90 डिग्री दिया है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो हम लोग उसको IC लिख दिया। मतलब यहाँ पर अगर आर 90 डिग्री हो गया दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, जिसको हम लोग IC करके लिख दिए हैं। अगर ऐसा कंडीशन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, जैसे कि हम लोग याद है आपको स्नेल्स लॉ, जब स्नेल्स लॉ पढ़े थे तो वहाँ पर जो सेकंड पॉइंट था, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट विच इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि म्यू करके जिसका वैल्यू आता है। तो बच्चों आप लोग वहाँ पढ़े थे एयर से ग्लास में जा रहा था रे ऑफ लाइट, तो वहाँ पर साइन आई बाय साइन आर आप लोग पढ़ रहे थे स्नेल्स लॉ के हिसाब से, याद है, वापस रिवाइज कर लेना, उसको देख लेना, ठीक है। अभी आप लोग अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यहाँ पर लिख दिए, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A और G करके लिखे इज इक्वल टू, ये आप लोग स्नेल्स लॉ के हिसाब से लिख रहे हो, आई की जगह पे हम लोग IC लिख सकते हैं और साइन आर तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगेन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतार दिए, साइन IC लिख दिए, साइन 90 होता है बच्चों 1, तो उसकी जगह में 1 लिख दिए। तो यहाँ से हम लोग को क्या रिलेशन मिल रहा है कि म्यू AG मतलब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे इसको आप लोग, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू साइन क्रिटिकल एंगल, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल है। मतलब ये उसका रिलेशन होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में तो आप लोग लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। मैं यहाँ पर 2 वैल्यू लिख दी हूँ। कांच का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है 42 डिग्री और पानी का होता है बच्चों 49 डिग्री। ठीक है। डायमंड का 25। डायमंड छोड़ो, क्या लिखोगे डायमंड का। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। अभी क्रिटिकल एंगल किस किस चीज़ में डिपेंड करता है, तो सबसे पहला क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, देखो ये नॉर्मली 2 चीज़ में डिपेंड करता है, कलर में और टेम्परेचर में। अब कलर का मैं बात करूँ तो हम लोग को पता है, अगर कलर का बात हो रहा है तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आएगा ही आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ या फिर कलर का जो वेवलेंथ होता है उनका उल्टा रिलेशन होता है। अगर वेवलेंथ ऑफ द कलर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग बात करें क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल अगर वेवलेंथ ऑफ द लाइट बढ़ रहा है तो उसका क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा, ये भी याद रखना। अब जैसे कि लाल और वॉलेट कलर, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वॉलेट कलर। ठीक है, समझ में आया। देन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अब देखो यहाँ पे तो हर चीज़ को मैं रिलेट कर दी हूँ। क्यों पता है, क्योंकि आप लोगों को वापस से सब चीज़ रिवाइज हो जाए, है ना। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बच्चों लाइट का वेलोसिटी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी बढ़ती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट और क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है, उल्टा। या फिर यहाँ से रिलेट कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो शिफ्ट कम हो रहा है, ये रहा शिफ्ट। एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। याद आया। मतलब टेम्परेचर से आप लोग पीछे में जितना चीज़ पढ़े हो सब रिलेट हो गया। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर और स्पीड ऑफ द लाइट का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम, डेविएशन कम, शिफ्ट कम। और इसका उल्टा यहाँ पर नीचे में दिया गया है। ठीक है, उल्टा यहाँ पर नीचे में दिया गया है। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है ये। ठीक है, हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या पढ़े थे। सपोज अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू एयर मीडियम एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, मतलब कांच का क्रिटिकल एंगल होता है 42, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से तो नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, और आगे जाके रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रे ऑफ लाइट वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वही डेंसर मीडियम में। मतलब डेंसर मीडियम में ही देखो लाइट का खेल वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर के अंदर रिफ्लेक्शन हो गया। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम denser to rarer medium and incident in such a way that the angle of incidence is greater than critical angle, the entire light reflect हो जाएगा back in the denser medium. This phenomenon is known as total internal reflection. Total internal reflection। और इसका 2 कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहला कंडीशन की जो लाइट है, अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो लाइट डेंसर मीडियम से ट्रैवल करना चाहिए रेयर मीडियम की तरफ। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। क्लियर। तो बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट हम लोग कवर कर लिए। सेकंड पार्ट हम लोग यहीं खत्म करेंगे। थर्ड पार्ट में ना मैं ये सब पढ़ाऊंगी आपका। क्या बताओ, तो ये डेविएशन ऑफ लाइट जो होता है थ्रू 90 डिग्री, जो भी डिग्री है 180 डिग्री, हम लोग ये थर्ड पार्ट में करेंगे जो कि चैप्टर का एंड होगा। ठीक है, उसके बाद ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। सेकंड पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है बच्चों। आप लोग बोल रहे थे ना मैडम जल्दी से सेकंड पार्ट लेके आओ, लो सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो, चीज़ों को समझो और लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर से करो। साथ ही साथ केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स में अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं कर रहे हो तो आप लोग अभी भी कर सकते हो, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है। आपको वहाँ पर मैक्सिमम हर चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, मैक्सिमम। कैसे एनरोल करोगे, सामने में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर जाके कॉन्टैक्ट करो, आपको तुरंत मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, तुरंत ही मिलता है ऑलमोस्ट। और जो भी आपकी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस कोर्स आप लोग वहाँ पर अपना क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।